बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं आरबीएससी की कक्षा 10 के लिए मैथ के जो पूरे फॉर्मूले हैं वो एक ही वीडियो में। मेरा नाम है सुमन त्यागी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की। ठीक है, एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लें। एक्सरसाइज फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको सबसे पहले दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की सहायता से हम निकालते हैं HCF। और इसमें क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याएं A और B दिए रहने पर हम A बराबर BQ प्लस R, और R किस प्रकार है, R इस प्रकार है, सॉरी ये B से छोटी है, R इस प्रकार है कि ये 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है तथा B से छोटी है। संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। इसको समझने के लिए हम देखें, हम जैसे 12 और 18 का HCF लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 18 में 12 का भाग देते हैं, 12 12 बचे 6, फिर 6 में 12, 6 का 12 में भाग, 6 दूनी 12, यहाँ कितना हो गया 0। तो इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इसको 18 बराबर 12 गुणा 1, शेषफल कितना था 6। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखना, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है Q, ये क्या है R। ठीक है, R कैसा है, यहाँ 6 देखो कैसा है, 6 B से तो छोटा है, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, और ये जो 6 है वो 0 से बड़ा है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह नहीं है, मतलब 6 जो है वो इस प्रकार है। ठीक है, जब ये इस प्रकार है तब हम एक बार और करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 12 बराबर हो जाएगा 6 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ R कितना आ गया है 0। अब ये जो R है वो किसके बराबर है, B से तो छोटा ही है, 6 से छोटा है, और 0 के हो गया है बराबर। ठीक है, यहाँ हो गया ये वाली लाइन। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, मान लीजिए x बराबर P बटे Q ऐसी परिमेय संख्याएं Q का अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात m n और 5 की घात m के रूप में है, ऋणात्मक है तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपको संख्या दे रखी है 12 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 3। ठीक है, या 12 बटे 2 की घात 4, 5 की घात 4। अगर इस प्रकार 2 और 5 के रूप में ही ये जो संख्याएं हैं नीचे दे रखी हैं तो इस संख्या का जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर 8वें को देख लें, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 12 बटे 2 की घात 3, 5 की घात 3 और 7 की घात 1 दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ पर ये 7 भी है, ये 2 और 5 के अतिरिक्त है, ऐसी स्थिति में ये जो इनका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अगला है कोई P कोई अभाज्य संख्या है, ये हम जैसे √2 √3 इनको जब हम अभाज्य सिद्ध करते हैं ना तो उसमें इस लाइन का बहुत महत्व होता है। इसमें क्या है कि अगर A² में P का भाग जा रहा है तब क्या होता है कि A में भी P का भाग जाएगा। ये है इस लाइन का मतलब कि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगला क्या है, LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, मतलब दो संख्याएं हैं, मान लीजिए 6 और 12 दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा वो 6 और 12 का मासा और 6 और 12 का लासा। ये तो इस तरीके से हो गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लासा और मासा। ठीक है, ये थे प्रश्नावली 1 के सभी सूत्र। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, ये बहुपद है। इस बहुपद में अगर इसके शून्यक आपके हैं अल्फा तथा बीटा। शून्यक का मतलब है कि ऐसी दो राशियां, ऐसी दो संख्याएं जिनका मान x की जगह पर रखने पर इस बहुपद को वो संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। b ये है, a ये है, -b/a, अर्थात x का गुणांक है b और x² का गुणांक नीचे आ गया a, माइनस लगाना है। वहीं अल्फा बीटा बराबर होगा अचर पद c/a, मतलब c क्या है, अचर पद है, और x² का गुणांक। ठीक है, किसके लिए होगा, ये जो बहुपद है AX² प्लस BX प्लस C के लिए। ठीक है, इसको ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये केवल आपके 1
जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें कोई आ सकता है कि अगर जो बहुपद है वो आपको दिया हुआ है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, मतलब त्रिघात बहुपद है, तो ऐसी स्थिति में इनके जो शून्यक होंगे तीन, अल्फा बीटा गामा, इनका योग माइनस बी अपॉन ए होगा। फिर इन शून्यकों का, दो शून्यकों का जोड़ जो है, दो शून्यकों के गुणनफल का जोड़ सी अपॉन ए होगा, और तीनों का गुणनफल होगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये इस तरीके से ये आप याद करें, ये एक नंबर में आ सकता है सीधा सीधा। इसके बाद है दो चर आपको दिए हुए हैं, ये आपकी प्रश्नावली आ गई है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3। तो आपको दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, ये मुख्य समीकरण होता है। देखिए मुख्य समीकरण क्या होता है, मुख्य समीकरण होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी, ये मेन समीकरण होता है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है दो समीकरण है, तो ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन और ए टू एक्स बी टू वाई सी टू, ये दो समीकरण हो गए हैं। अगर इन दो समीकरणों में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ए वन बटे ए टू निकाला जाए और बी वन बटे बी टू निकाला जाए और ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए, ठीक है, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तो ऐसी स्थिति में ये जो समीकरण युग्म होगा ये एक तो संगत होगा, संगत। ठीक है, और जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी और इनका केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरी परिस्थिति क्या है कि ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर है सी वन बटे सी टू, इसमें भी ये क्या होगा, ये संगत होगा, संगत तो इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये संपाती हो जाएंगी, देखिए प्रतिच्छेद में तो इस तरीके से काटेंगी, संपाती में एक रेखा यहाँ है और एक इसके ऊपर दूसरी हो गई है, तो ये इसके संपाती हो जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, दोनों स्थिति में संगत है। तीसरा क्या, ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू, जो बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के, ऐसी स्थिति में ये जो युग्म होगा ये असंगत होगा। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, रेखाएं हो जाती हैं समांतर, मतलब एक तो यहाँ है दूसरी है यहाँ, जब समांतर है तो इनमें मिलने की कोई चांस नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्नावली 3 है आपकी। अगला है एक चर x में एक द्विघात समीकरण के, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर, एक सेकंड, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो ये ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण का मूल कहलाती है। देखो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ये प्रश्नावली 4 है। ठीक है, और इससे पहले प्रश्नावली 2 थी, उसमें क्या था, शून्यक कह रहे थे हम। तो ये जो द्विघात बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक और समीकरण का मूल एक ही बात होती है। प्रश्नावली 4 में जिसको हम मूल कहेंगे उसी को 2 में हम शून्यक कहेंगे। तो अगर आप चाहें दोनों में अंतर करना कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, तो 2 से जो प्रश्न आएगा उसमें शून्यक पूछेंगे और 4 से जो प्रश्न आएगा उसमें मूल पूछेंगे। हालांकि दोनों में करना एक ही काम होता है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। इसके बाद है, यदि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रैखिक समीकरण युग्मों के गुणनखंड कर सकें तो मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त करते हैं। ये तो सब जानती हैं, हम पहले से ही जानते हैं इस बात को। तो जैसे कि आपको है एक्स स्क्वायर 4x 2x लिख लो, इसको 2x प्लस ए। ठीक है, अब इसको अगर हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं तो x प्लस एक को एक बार 0 और फिर x प्लस एक को एक बार 0, ये बात इसमें कही गई है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी दिए गए द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, मूल इससे भी ज्ञात होते हैं। ये क्या है, ये सबसे मुख्य सूत्र है, इससे सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, और अगर ये लेस देन होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए, यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4c है, 4ac, इस पर ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है, और 0 के बराबर है तब भी मूल वास्तविक है। दोनों स्थितियों में कैसे हैं, वास्तविक हैं। अगर बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बराबर है तो मूल वास्तविक तो हैं लेकिन कैसे होंगे, बराबर होंगे।
लेकिन यही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक ही नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, ये है इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 5। एक समांतर श्रेणी की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ये सब जानते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। मतलब अगर आपके पास कोई श्रेणी है तो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से ये पहला पद हो गया। पहले पद में जो 2 जोड़ा है तो दूसरा, दूसरे में 2 जोड़ दिया तीसरा, तीसरे में 2 जोड़ दिया चौथा। इस तरीके से ये पद प्राप्त होते हैं। अगर आपको समांतर श्रेणी के पद मानने हैं किसी प्रश्न में तो आप इस तरीके से मान सकते हैं। के मान अगर आपको देखिए डी निकालना है तो डी क्या होता है? बाद वाले, जैसे A2 बाद वाला है में से पहले वाला घटाइए, या बाद वाले में से पहले वाला घटाइए, या बाद वाले में से पहले वाला। इस तरीके से हम डी मतलब सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है? सार्व अंतर। ए क्या होता है? प्रथम पद। तो डी होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। ठीक है, प्रथम पद ए सार्व अंतर डी वाली एन वा पद, तो ये क्या है? ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन वा पद। ठीक है, एन पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसको एस एन भी कह देते हैं। एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें क्योंकि ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इस एस वाले पद में एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लिखा जा सकता है। देखो इस 2a को हम ए प्लस लिख सकते हैं। ये जो ए प्लस है ये ए एन है, अंतिम पद है ये। तो जो एस है वो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये जो फॉर्मूला दूसरा वाला है वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये है प्रश्नावली 6 के फॉर्मूले, एक्सरसाइज नंबर 6। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि उनके संगत कोण बराबर हों। जैसे ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो ए बराबर हो मान लो पी के, बी बराबर हो क्यू के, सी बराबर हो आर के। तो ये तो बराबर हैं, उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। दोनों परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। तो दो जो त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है कि ए बी बट्टे पी क्यू इन दोनों का अनुपात, बी सी बट्टे क्यू आर इन दोनों का अनुपात, और ए सी बट्टे पी आर इन दोनों का अनुपात। ये जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब यहाँ प्रमेय है किसी त्रिभुज की एक भुजा के, इसको आप समझ सकते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर खींची जाती है, जैसे ये पी क्यू है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ए पी बट्टे बी पी लिख दें, ए पी बट्टे बी पी, मतलब इस भुजा को विभाजित करने का अनुपात बराबर होगा ए क्यू बट्टे सी क्यू। ठीक है, ये वाली बात है, ए पी बट्टे ये और ए क्यू बट्टे, ठीक है, ऊपर वाला का अनुपात, नीचे वाले का अनुपात, ये बात कहता है प्रमेय। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी पी क्यू, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि ए पी बट्टे बी पी बराबर है ए क्यू बट्टे क्यू सी के, तो क्या हो जाएगा? बी सी समांतर पी, या पी क्यू समांतर होगी बी सी के। मतलब ये जो पी क्यू खींची गई है बी सी के समांतर होगी। ये अगली प्रमेय है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, इसको हम कोण नियम भी कहते हैं, कि आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं ये इस तरीके से ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, अगर इनके संगत कोण बराबर हैं इस तरीके से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और इस नियम को ए नियम कहते हैं, मतलब कोण नियम कहते हैं, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो भी समान होंगे, एक ही अनुपात में होंगे। ठीक है, ए नियम है ये।
यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, देखिए ये दूसरा नियम है, इसको हम कहते हैं एस 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 नियम। दो त्रिभुज हैं आपके ए बी सी पी क्यू आर। इस नियम के अनुसार ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर, अगर ये अनुपात बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज जो हैं ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के, ठीक है। और ये जो समरूप होंगे, इस समरूपता को हम कहते हैं एस एस एस, ठीक है। एस 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 नियम है। इसके बाद है आपका, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इनकी भुजाएं समानुपाती हों। ये क्या कह रहे हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ये कह रहे हैं कि यदि ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर हैं तथा ये भुजा इस भुजा और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है, बराबर नहीं है। ए बी बट्टे पी क्यू का जो अनुपात है वही ए सी बट्टे पी आर का अनुपात है तथा कोण ए बराबर कोण पी है, तो दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और ये जो नियम कहलाएगा ये कहलाएगा एस ए एस। क्या नियम कहलाएगा, एस ए एस, कोण भुजा नियम, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक उपप्रमेय भी आप मान सकते हैं। उपप्रमेय ये कहती है कि दो कोण बराबर होने पर भी समरूप हो जाते हैं, बराबर तो समरूप हो जाएंगे, ठीक है। ये एक उपप्रमेय भी होती है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर, तो अगर हम कहें कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि अनुपात यही था, ए बी बटे पी क्यू था। बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, मतलब जो भुजाओं के अनुपात हैं उनके स्क्वायर के बराबर होगा ए सी बट्टे पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये इनके अनुपात होंगे इसके अनुसार। यदि किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, समकोण शीर्ष से, इस शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यहाँ से एक लंब डाल दिया जाए 90 डिग्री का कोण, तो बने त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है, जैसे इसको मैं कहूँ तो ये जो ए बी डी बना है, ठीक है, ये समरूप होगा त्रिभुज, देखिए एक सेकंड, ए बी डी ना लेके डी को मैं बीच में ले लेती हूँ, बीच में लेंगे तो 90 डिग्री के कोण के साथ मैचिंग बैठ जाएगी इसकी, ठीक है। देखो इसको मैं ले लेती हूँ ए डी बी, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा ए बी सी, 90 का कोण बीच में, 90 का कोण बीच में, कोण ए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से बनाया जाता है तो ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। साथ ही ये जो नीचे वाला त्रिभुज होगा सी डी बी, ये भी समरूप होगा सी बी ए के। देखो सी से सी का कोण का मैचिंग है, डी 90 डिग्री का है तो यहाँ बी 90 डिग्री का है, तो ये समरूप होंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे, ठीक है, तो ये आपस में भी समरूप होंगे। ये है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये है पाइथागोरस प्रमेय। ये है एक पाइथागोरस प्रमेय जिसमें क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये है प्रश्नावली 7। प्रश्नावली 7 में आपको पता है दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, तब इनके मध्य की दूरी होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका होगा वर्गमूल, ठीक है। इसका दूसरा भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। इस तरीके से भी ये फॉर्मूला होता है। बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। ये कैसे होती है, देखो जो आपको फॉर्मूला होता है ना, इसी फॉर्मूले में आप एक्स वाई तो है ही और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है।
तो वहाँ जब आप मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 लिख देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर पूरे पे वर्गमूल। तो ये x माइनस 0 हो जाता है एक्स स्क्वायर और y माइनस 0 हो जाता है वाई स्क्वायर और इनका वर्गमूल। ठीक है, तो ये होता है बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी। उस बिंदु एक्स वाई के निर्देशांक जो बिंदुओं ए x1 y1 बी x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ये आपके थे दूरी सूत्र और ये हैं आपके विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र में आपको पता ही है कि हम लिखते कैसे हैं। जैसे ये x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, और यहाँ आप लिख लेते हैं m1 अनुपात m2। m1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो m1 x2 होगा और m2 x1 होगा। तो आपका हो जाएगा m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और बाई निर्देशांक होगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यही बात ये कही गई कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु जो होता है वह 1:1 में विभाजित करता है। जब 1:1 में विभाजित करेंगे तो यहाँ आप जब मान रखोगे ना तो वो 1:1 के रूप में रखोगे तो आपके पास बिंदु आ जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये है बिंदुओं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये होता है 1/2 बड़ा कोष्टक x1। देखिए ध्यान रखना है x1 लेना है तो y2 y3 है। फिर आप इस तरीके से एक गोल बना लें x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, देखिए जब x1 लेना है तो y2 y3 है। ठीक है, फिर x2 लेना है तो x2 के लिए क्या क्रम रहेगा, y3 y1 रहेगा। फिर जब x3 लेना है तो आपका क्रम क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरीके से गोल में आपको वृत्त के अंतर्गत काम करना है। ठीक है, और फिर भी लिखा है संख्यात्मक मान होगा मतलब प्लस में लेना है। ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा वो प्लस में ही आएगा तो ये जो है वो प्लस में आ जाएगा। अगला है ये जो है वो है एक्सरसाइज 8 जिसमें आपको त्रिकोणमिति परिचय देखना है। तो इसमें आपका क्या है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से। तो ये है जैसे A, ये है B और ये है C। ठीक है, ये कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसमें आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू बताई गई है और हम आराम से पढ़ते ही हैं। हम क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कका और अक बटे लाल। ये है साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, फिर है कॉट आधार बटे लंब। ये आपको समझ में आ रहा है ना, एल मतलब लंब है, ए मतलब आधार है, के मतलब कर्ण है। तो पहला है साइन, दूसरा कॉस, टेन, फिर कॉट, सेक और लास्ट का है कोसेक। ठीक है, इस तरीके से ये तो हमको याद ही है। इसके बाद ये है आपका जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम ऐसे भी लिखते हैं साइन ए कोसेक ए की वैल्यू आती है 1, कॉस ए और सेक ए की वैल्यू आती है 1 और टेन ए और कॉट ए की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, इसके अलावा टेन की वैल्यू साइन बटे कॉस के रूप में भी लिखी जाती है। तो कॉट को क्या लिखते हैं, कॉट को हम लिख देते हैं कॉस बटे साइन। ठीक है, ये है। यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से हम ज्ञात कर ही सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होती नहीं है। 0, 30, 45, 60 और 90 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ये हमको याद करना था। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी बच्चों जिसमें हमने फिंगर की सहायता से इसको याद किया था। देखो एक सेकंड में आपको वो समझाती हूँ। जैसे कि हमने क्या किया था, जैसे एक हाथ है, ठीक है, तो यहाँ उसकी जो सबसे छोटी उंगली है उस पर 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये अंगूठा है, ये उंगलियां हैं 4। ठीक है, इस तरीके से ये एक हाथ है, ये आप ये समझिए। तो हमने सबसे पहले तो साइन की वैल्यू ज्ञात करी थी। ठीक है, फिर हमने कॉस की वैल्यू ज्ञात करी थी, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू याद करी थी। और ये क्या होता है, देखिए हमने साइन कॉस टेन को एक फिंगर की सहायता से सीखा था। तो इस तरीके से समझिए, एक सेकंड देखो, अरे क्या हो गया,
एक मिनट, पेंसिल नहीं आ पा रही है इसलिए। देखिए, मान लीजिए ये उंगलियां हैं 4, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको जैसे साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन थीटा। तो हम, अगर हमको याद नहीं रहता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो फिंगर है, थीटा से नीचे की उंगलियां बटे, अब इससे देखो, इससे आप साइन की सारी वैल्यू याद कर सकते हो। साइन 0, साइन 0 से नीचे कोई उंगली है नहीं, तो 0/2 कितना आ गया, 0। साइन 30, 30 से नीचे कितनी उंगली है, 1, तो √1/2, तो ये आ गया 1/2। साइन 45, 45 थीटा है ये, इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, √2/2, तो ये हो गया 1/√2। ठीक है। साइन 60, साइन 60 से कितने नीचे, 1, 2, 3, तो √3/2। फिर आती है साइन 90। अब यहाँ देखो, 90 से नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, √4/2, तो 2/2 कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन के मान याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कॉस के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, जैसे 90, 60, 45, 30, 0, ये तो आपकी हो गई उंगलियाँ। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है अंडर रूट में थीटा से ऊपर उंगलियां बटे 2। अब यहाँ देखो, कॉस 0 ज्ञात करना है आपको। कॉस 0 से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, तो √4/2, 2/2 कितना आ गया, 1। अब कॉस 30 ज्ञात करना है आपको। 30 से ऊपर कितनी उंगलियां, 1, 2, 3, √3/2। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉस 45 ज्ञात करना है, थीटा से ऊपर कितनी है, 1, 2, तो ये है √2/2, तो 1/√2। अब आपको ज्ञात करना है कॉस 60, 60 से ऊपर कितनी है, 1, तो 1/2। आपको ज्ञात करना है कॉस 90, 90 से ऊपर कितनी है, 0/2, तो कितना आ गया, 0। ठीक है, ये मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको टेन निकालना है, टेन थीटा, तो टेन में क्या होता है, थीटा से नीचे की उंगली बटे अंडर रूट में थीटा से ऊपर की उंगली। ठीक है, अब देखो यहाँ भी यही 0, 30, 45, 60, 90, इस तरीके से आप करें, ये आपकी उंगलियां हो गई। तो अगर आपको जैसे 10, 30 निकालना है, ठीक है, बाकी आप निकाल भी सकते हैं। तो थीटा से नीचे कितनी है, 1। ठीक है, अंडर रूट में थीटा से ऊपर कितनी है, 1, 2, 3, कितनी है अंडर रूट में, ये। इसकी आंसर आ गया 1/√3। ये है 10, 30। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप पेपर में इस तरीके से भी साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको 10, 60 निकालना है। ठीक है, थीटा से नीचे कितनी है, 1, 2, 3, तो अंडर रूट 3। थीटा से ऊपर कितनी है, 1, 10, 60 हो गया अंडर रूट 3। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी प्रश्नावली 9। प्रश्नावली 9 से ये प्रश्न है, और इसमें देखिए, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से, ये आपको जो कुछ आप देख रहे हैं उस आंख से किसी वस्तु को देखा जा रहा है। अगर वो वस्तु ऊपर रखी है तो ये दृष्टि रेखा है, अगर वो वस्तु नीचे रखी है तो ये दृष्टि रेखा है। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा होती है, ये आंख है, और ये जो सीधी रेखा है ये क्षैतिज रेखा है। अगर वस्तु ऊपर है तो ये वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है, अगर वस्तु नीचे है तो ये कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, ये दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा है, ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है। अवनमन कोण नीचे रखी वस्तु के लिए बनता है, उन्नयन कोण ऊपर रखी वस्तु के लिए बनता है। प्रश्नावली 9 में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे उनमें समकोण त्रिभुज बनेंगे, या तो एक बनता है या दो बन जाएंगे। मतलब एक, इस तरीके से एक भी बन सकता है, ऐसे दो भी बन सकते हैं, किसी भी। तो इसमें आपको साइन कॉस 10 जो हैं वो अनुपात लगाने हैं, और उनसे इस प्रश्नावली के सवालों को हल करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ये जो प्रश्न है, एक सेकेंड, ये प्रश्नावली 10 है। प्रश्नावली 10 में आपको देखनी है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो ये एक वृत्त है, और स्पर्श रेखा होती है कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे। ठीक है, केवल एक बिंदु पर। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त पर भी स्थित हो सकती है, और एक स्पर्श रेखा इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो दो स्थितियां बनती हैं स्पर्श रेखा बनाने की। अब इसके लिए दो प्रमेय हैं। एक पहली प्रमेय है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है,
तो ये जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा है, हम बना रहे हैं। ये स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है, इनके मध्य में 90 डिग्री का कोण होता है। ये इस बात की बात है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। जैसे ये आपकी P बिंदु है, ये A है, ये B है, तो आपके लिए जो स्पर्श रेखा PA होगी, तो वही दूरी होगी आपकी PB की। ठीक है। इसके अलावा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल और केवल 2। किसी एक बिंदु से केवल 2। जैसे यहाँ कोई बिंदु, तो यहाँ से भी केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, ये है आपकी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली 12। वृत्त की परिधि तो सभी जानते हैं, वृत्त की परिधि 2πr, हमी से गुस्सा हमी से प्राण। ठीक है। इसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल πr² सबको पता होता है। त्रिज्य खंड है तो θ/360 गुणा 2πr। ये चाप की लंबाई है, इसको एल भी कहते हैं। ठीक है। और आर्थ त्रिज्य खंड का कोण है, तो इसके जो क्षेत्रफल होगा वो होगा θ/360 गुणा πr²। अब एक प्रश्न है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। यही है, ये आपको दिख ही रहा है। जो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आप यहीं से लिख लें, 1/2r² साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, πr² θ/360 माइनस 1/2r² साइन थीटा। अब आते हैं प्रश्नावली 13। ये एक्सरसाइज 13 है। इसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु के संयुक्त जो आकृतियां हैं, मतलब सम्मिलित करके जो आकृतियां बनेंगी, उनके क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने। तो घनाभ का यहाँ जो LBH है उसको आप समझ सकते हैं। L मतलब है लंबाई, B मतलब है चौड़ाई, और H मतलब है आपकी ऊंचाई। ठीक है। इसके अलावा R आप जानते हैं त्रिज्या है, H ऊंचाई है। तो ये जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2LB, BH और HL। फिर ये है घन का 6a²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr r+h, क्योंकि हम जानते हैं बेलन में संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ में तो केवल इस हिस्से की बात होती है, कि संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसलिए। फिर आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका शंकु है, तो ये आपकी L होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो πrl। इसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो कुल पृष्ठीय में क्या होगा, ये जो वक्र पृष्ठ है इसमें ये जो आधार है इसको भी जोड़ देंगे, πrl πr², दोनों आ गए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πr²। लेकिन इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अर्धगोले में क्या होगा, देखिए इस तरीके से अर्धगोला बन जाएगा, तो ये तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और ये एक वो वृत्ताकार हिस्सा हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ऐसी स्थिति में ये जो 2πr² था ना, इसमें आपको πr² भी जोड़ना पड़ेगा, 3πr² हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा घनाभ का आयतन होगा LBH, घन का आयतन होगा 1/3, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, शंकु का 1/3 πr²h। इसके साथ ही आपका गोले का आयतन है 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 πr³। ठीक है। इसके अलावा प्रश्नावली में इसमें है आपके पास शंकु का छिन्नक। ठीक है। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है कि आपके पास एक शंकु दिया हुआ है, ये इस तरीके से। इस शंकु को जब आधार के समांतर यहाँ से आप काट देंगे, तो आपके पास एक इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, और ये जो आकृति है ये कहलाती है शंकु का छिन्नक। ये इसके उदाहरण अगर आप चाहें तो गिलास, गिलास मतलब गिलास जो पानी पीते हैं, ठीक है, वो वाला, और आपकी बाल्टी, इस तरीके के उदाहरण होंगे। अब शंकु के छिन्नक से संबंधित सूत्र क्या है, शंकु के छिन्नक का आयतन, ये हमको बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ R1 और R2 त्रिज्याएँ क्या हैं, ये से ये R1 है और ये ऊपर वाली त्रिज्या R2 है। ठीक है। और L, ये जो शंकु के छिन्नक, सॉरी H, ये जो H है, ठीक है, ये H होगा। तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई है H, एक त्रिज्या है R1, दूसरी त्रिज्या है R2। तो शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3।
देखिए हमको शंकु का आयतन याद है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई और एच तो वही है, ये जो आर स्क्वायर वाला पोर्शन है ये इधर से चेंज हुआ है। ठीक है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये शंकु के छिन्नक की जगह अगर हम शंकु का याद करें तो हमको पता है पाई आर एल होता है, हमें पता है। यहाँ जो आर वाला पोर्शन है वो चेंज हो गया है, ये हो गया है R1 प्लस R2। ठीक है, और साथ ही अगर यहाँ एल की वैल्यू आपको याद करनी है तो एल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2, और पाई देखो ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, पाई R1 स्क्वायर, ये नीचे वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो गया पाई R1 स्क्वायर, और ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। इन दोनों में से पाई कॉमन ले लिया है तो अंडर कोष्टक में आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच जो है ऊंचाई है, एल तिर्यक ऊंचाई है, R1 R2 छिन्नक के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं हैं। ये बात हमको समझ में आ ही चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं हम सांख्यिकी पर। सांख्यिकी में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि में क्योंकि आप कल्पित माध्य ए मानते हैं इसलिए देखिए आपको फॉर्मूले याद करने में एक बार याद रखनी होगी कि ये जो डी निकालते हैं ना, डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए घटाया गया है तो फॉर्मूले में ए जुड़ गया है। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब पग विचलन विधि में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम डी निकालते हैं तो डी में हम करते हैं एक्स माइनस ए, उसके बाद हम निकालते हैं यू, तो इसमें हम करते हैं एक्स माइनस ए बटे एच। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पर ए घटाया है तो सूत्र में ए जुड़ा हुआ है, और एच का भाग दिया था जब कर रहे थे यू निकालने के लिए, तो यहाँ एच का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। पग विचलन विधि से आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। इन्हें यह मान लिया है कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारता मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह पर केंद्रित है। मतलब इसका क्या होता है कि हम इसमें मध्य बिंदु मतलब वर्ग अंतराल का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो भी तो निकालते हैं, एक्स निकालते हैं ना। जैसे 10 और 20 था तो इनको जोड़ के फिर 2 का भाग लगा देते हैं, 10 20 30 तो 15, इस तरीके से उससे ये निकाला गया है। अब आपको है बहुलक। बहुलक वैसे तो सिंपल होता है, सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होती है वो बहुलक होता है, लेकिन अगर वर्गीकृत बारंबारता सारणी है तो उसके लिए क्या होता है, तो देखिए यहाँ एल क्या F1 F0 और F2 मेन होते हैं। F1 क्या होता है, जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो F1 होता है, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2 होता है। ठीक है, और H होता है उसकी जो वर्ग अंतराल है वो हो जाता है एच, एल हो जाती है निम्न सीमा उस वर्ग अंतराल की। फॉर्मूला है बहुलक का एल प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, किसी वर्ग की संचयी बारंबारता पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, ये तो हम जानते ही हैं। माध्यक निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है, तो देखिए इसमें सी एफ क्या होती है, सी एफ होती है संचयी बारंबारता। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं एन। ठीक है, और एन क्या होता है, टोटल होता है सिग्मा एफ बराबर हो जाता है एन, ये आप देखिए। फिर इसका एन बट्टे 2 निकालते हैं, और एन बट्टे 2 निकाल के एन बट्टे 2 जितना भी आया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उस वर्ग को हम माध्यक वर्ग मान लेते हैं। उस माध्यक वर्ग में से एल मानते हैं निम्न सीमा, एच मानते हैं वर्ग अंतराल, उसका जो सी एफ होता है उससे पहले वाले का सी एफ मानते हैं, और उसी वर्ग की मान लेते हैं, उसी वर्ग की आ जाती है बारंबारता। तो माध्यक हो जाता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, संचयी बारंबारता बंटनों को आलेखीय रूप में संचयी बारंबारता से कम प्रकार के से अधिक प्रकार के त्वरण द्वारा निरूपित किया जाता है। 2 प्रकार की संचयी बारंबारता निकाली जाती हैं, से कम प्रकार की और से अधिक प्रकार की। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक जैसे से कम और से प्रकार की बारंबारताओं का त्वरण बनेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो आपको प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उस बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु के संगत मान से प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है एक तरीके से ये भी नहीं, हाँ आप उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा, यहाँ तो फॉर्मूले में मैं इतना नहीं समझा पाऊँगी। ठीक है, अगली है आपकी प्रश्नावली प्रायिकता, और ये जो प्रायिकता है इसमें आपको सबसे पहले तो चाहिए प्रायिकता का फॉर्मूला। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या होती है ये। ठीक है, इसके अलावा एक घटना निश्चित होगी तो उसकी प्रायिकता होगी 1,
कोई घटना जिसकी प्रायिकता शून्य है वो आपकी घटना हो जाती है असंभव। इसके अलावा प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो ये बात ध्यान रखनी है, प्रायिकता का मान सदैव ही 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। मतलब 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 से छोटा या उसके बराबर हो जाता है। हमेशा जो प्रारंभिक घटनाएं होंगी उनका जो योग होगा, जैसे Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3, सबका योग जो है वो 1 के बराबर आएगा। इसके अलावा किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है, तो ये थे आपके गणित के सभी फॉर्मूले एक ही वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।